नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, हमने पिछले वीडियो में समकालीन विश्व राजनीति की किताब को प्रारंभ कर दिया है और आप सब जानते हैं कि समकालीन विश्व की राजनीति का पहला जो अध्याय है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। शीत युद्ध के दौर के पार्ट 1 का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। आपको यह भी जानकारी है कि इससे पहले स्वतंत्र भारत में राजनीति के 26 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर उन सब वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज हम शीत युद्ध के दौर अध्याय 1 के पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यह आपको थंबनेल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जरा देखिए आज हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में यदि हम लोग बातचीत करें तो आप जानेंगे कि आज हम बात करने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में विभाजित हो जाता है और इस द्विध्रुवीयता का आरंभ किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि दोनों गुटों ने, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अपनी सैनिक संधियों का निर्माण किया था। उन सैनिक संधियों के बारे में हम बात करेंगे, नाटो और वार्सा पैक्ट के बारे में। इसके अलावा भी आप जानेंगे आज कि सिएटो और सेंटो नाम की भी संधियां हुई थी 1954 और 1955 में। वो क्या थी ये बातें भी आप लोग जानेंगे और अंत में हम बात करेंगे शीत युद्ध के दायरे के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे फैक्ट है। पिछले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर को यदि आप उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको इन एनसीईआरटी की किताब से आप लोगों को बहुत से प्रश्न मिलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हम आप लोगों के करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। विशेष रूप से कक्षा 12th और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाइए। आइए आपके समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सीधे हम अपनी कक्षा की तरफ प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं कि इस दौरान जो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका था। द्विध्रुवीय विश्व के आरंभ का यहां पर तात्पर्य है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि कर रहे थे और विश्व के विभिन्न इलाकों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो विश्व के छोटे देश थे उनके सामने यही विकल्प था कि वो किसी एक गुट में शामिल हो जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि दूसरे गुट के प्रभाव से वो बच सके। तो यहां हम ये बातचीत कर सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों ने अपना प्रभाव जमाने के लिए पूरे विश्व में वो अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक देश हमारे गुट में शामिल हो। हम यदि बात करें यहां पर तो यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों ने विश्व के अधिकांश देशों को अपने गुटों में शामिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में जो देश थे उन देशों के सामने एक विकल्प यह था कि वो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी एक गुट में शामिल हो जाए और दूसरे गुट के प्रभाव से वो बच सकते हैं। उनके पास केवल यही तरीका बचा था। लेकिन यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा कि परस्पर दोनों विरोधी गुटों ने, छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। एक प्रश्न बहुत अच्छा यहां से बनेगा कि छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गठबंधन में, सैन्य संधियों के गठबंधन में शामिल क्यों हुए। वापिस सुनिए प्रश्न को, छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गठबंधन में शामिल क्यों हुए। इसके दो कारण थे। पहला, वो अपनी सुरक्षा को लेकर, और दूसरा, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, हथियार प्राप्त करने के लिए वो जो है इन गुटों में शामिल हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। इस पार्ट में से एक एक नंबर के भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहते थे। तो उसका पहला कारण देख लीजिए, छोटे छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। उसका मुख्य उनका निजी स्वार्थ था। पहला, सुरक्षा, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि कोई पड़ोसी देश जो उसका दुश्मन है
उससे बचाव का यह तरीका था कि किसी एक गुट में शामिल हो जाओ, ताकि वो फिर उसका दुश्मन उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण था हथियार व आर्थिक सुरक्षा। हथियार व आर्थिक सुरक्षा या आर्थिक सहयोग हम कह सकते हैं, आर्थिक सहयोग। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गुट में शामिल क्यों हुए, उसके कारण क्या थे। पहला उत्तर आप लोगों का होगा सुरक्षा और दूसरा उत्तर होगा हथियार व आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से वो इन गुटों में शामिल हुए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। 1 नंबर का प्रश्न ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिकी गुट में शामिल हुए, इसलिए उसको पश्चिमी गुट भी कहा जाता है। जबकि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ रूस का दबदबा अधिक था, इसलिए पूर्वी यूरोप के देश अधिकांशतः रूसी गुट में शामिल हुए, इसलिए इसको पूर्वी गुट के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसे पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट के नाम से जानते हैं। हम पहले इस बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब यदि हम गुटों की बात करें तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से इस बात को हम यहां पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी गुट की, अमेरिकी गुट, और दूसरा आपके हो गया सोवियत गुट, सोवियत संघ गुट। इन दोनों गुटों की संधियों के बारे में अब हम लोगों को चर्चा करनी है, और यहां से बड़े अच्छे प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम एक नया पेज यहां पर ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकी गुट, अमेरिकी गुट, दूसरा सोवियत संघ, सोवियत संघ गुट। ये जो दोनों बड़ी महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन्होंने सैनिक संधियां की अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए, और इनकी जो सैनिक संधि थी उसका नाम था नाटो। बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर बनेगा, ध्यान रखना, नाटो। और यह संधि, इसका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, उत्तर अटलांटिक संधि। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्ष, आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। और यह संधि हुई थी आपके 4 अप्रैल 1949। इसमें 12 देश शामिल थे, हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि उस समय इसमें कितने देश थे, 12 देश थे। इसके जवाब में सोवियत संघ रूस ने वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, और ये वार्सा पैक्ट आप लोगों को याद रखना है 1955, 1955 का था वार्सा पैक्ट। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के यहां पर बनेंगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नाटो के जो देश थे, नाटो में जो देश शामिल हुए, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो देश हमारे गुट में शामिल है उन देशों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अर्थात नाटो के किसी भी देश पर किसी देश ने आक्रमण किया तो वो पूरे नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। इवन यहां तक की बातें हो गई कि जो हमारे गुट में शामिल है वो हमारा मित्र है और जो हमारे गुट में शामिल नहीं वो हमारा क्या है, दुश्मन है। यानी कि दोनों गुट अधिक से अधिक देशों को अपने सैन्य गठबंधन में, अपनी सैन्य संधियों में गुटों को शामिल करना चाहते थे, ताकि वो अपना प्रभुत्व बढ़ा सके, ताकि वो अपनी ताकत का प्रयोग कर सके, ताकि उनका महत्व बढ़ सके। इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी ताकत का प्रयोग भी किया, यानी कि जो इच्छा से देश इनके गुट में शामिल हो गए वो तो इनके गुट में शामिल हो गए, लेकिन जो देश इनके गुट में शामिल नहीं हुए उन देशों पर इन बड़ी महाशक्तियों ने ताकत का प्रयोग करके भी उन देशों को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की। जैसे पश्चिमी यूरोप में अमेरिका का दबदबा था तो पश्चिमी देश अधिकांशतः अमेरिकी गुट में शामिल हुए। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ रूस की सेना की मौजूदगी इस बात का प्रतीक था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ रूस का प्रभुत्व था, और यही कारण था कि पूर्वी देश अधिकांशतः किस गुट में शामिल हुए थे, जो है रूसी गुट में शामिल हुए। इसके अलावा अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह संधि की थी 1954 में,
1954 में। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। 1954 में, 1954 में सीएटो, इसको ठीक से आप लोगों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, सीएटो। और इसका पूरा हिंदी में यदि हम नाम लिखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन। इसके अलावा एक और संधि इनकी थी, सेंटो, SENTO, सेंटो। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, सेंटो, ये ऐसे, सेंटो। ये थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। इसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं, केंद्रीय संधि संगठन। इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था, बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। और यह थी आपके 1955। तो मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता। देखिए इसमें एस और सी का ही अंतर है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन 1954। और सेंटो यानी केंद्र, CEN, सेंटर यानी केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो 1955। इनको बहुत ढंग से आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार से अमेरिका ने पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि शीत युद्ध का मुख्य अखाड़ा तो जो कौन सा था, यूरोप था। और हमने देख लिया कि यूरोप दो भागों में बंट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इसके अलावा अमेरिका ने अपना दबदबा स्थापित करने के लिए एशिया में भी, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। और उसी का परिणाम था सीएटो और सेंटो। मैं फिर कह रहा हूं, सीएटो और सेंटो में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां एस है और यहां सी है, यहां ए है और यहां एन है। तो बहुत ढंग से याद रखना इनको, सीएटो दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन और सेंटो यानी केंद्रीय संधि संगठन। ये दो संधियां भी उन्होंने की थी, इसे बगदाद संधि भी कहा गया था। इसके जवाब में सोवियत संघ रूस ने उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम व इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इराक के साथ संबंधों को क्या किया, मजबूत किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके, नाटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955, सीएटो 1954 और सेंटो 1955। इन सब के फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि, दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन और केंद्रीय संधि संगठन, ये सब आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखने होंगे, तभी ऐसे प्रश्नों के आप लोग उत्तर दे पाएंगे। तो साउथ ईस्ट एरिया यानी कि साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में यदि हम इसकी बात करें, इसकी अंग्रेजी में बात करें तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनको भी आप लोगों को जो है बहुत ढंग से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यदि बात करें तो पूरा विश्व जो है, एक बार देख लेते हैं यहां पर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। खैर, ये हम लोगों ने लगभग सारी बातें देख चुके हैं। पीछे चल लेते हैं एक बार। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि नाटो में सम्मिलित किन्हीं 3 देशों के नाम लिखिए, किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए, वार्सा में पैक्ट में शामिल किन्हीं देशों के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो येलो कलर वाले यहां पर नाटो के सदस्य हैं, येलो कलर वाले। तो मैं लिख लेता हूं, जैसे फ्रांस नाटो। 4 देशों के नाम आपको ठीक से याद रखना है, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और इटली। ये हमने 4 नाटो के देशों के नाम लिख डाले। अब लिख देते हैं वार्सा पैक्ट यानी कि रूसी गुट में शामिल वार्सा पैक्ट में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हो गया आप लोगों की पोलैंड, दूसरा हो गया पूर्वी जर्मनी। ध्यान रखना, पूर्वी जर्मनी। हम बात कर चुके हैं जर्मनी
का विभाजन हुआ था। ये पश्चिमी जो जर्मनी थी वो आपके नाटो में थी। 1961 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दीवार निकाली गई थी और बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हो गई पूर्वी जर्मनी, एक हो गया पश्चिमी जर्मनी। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी गुट में था और पूर्वी जर्मनी जो है रूसी गुट में था। या हम लिख सकते हैं रूसी गुट या हम लिख सकते हैं अमेरिकी गुट। तो इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा चेकोस्लाविया नंबर 3, चेकोस्लाविया। एक देश का नाम और लिख देना चाहिए रोमानिया। रोमानिया नंबर 4 रोमानिया। तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं ऐसे 3 देशों के या 4 देशों के नाम लिखिए जो है नाटो के सदस्य थे। कुछ ऐसे देशों के 4 के नाम लिखिए जो वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अन्य कम्युनिस्ट देशों के नाम लिखिए। तो अन्य कम्युनिस्ट देशों के नाम यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप यूगोस्लाविया का नाम लिख सकते हैं। किस देश का नाम लिख सकते हैं? यूगोस्लाविया का नाम लिख सकते हैं। और अन्य देश जो इन गुटों में शामिल नहीं थे उसमें जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इन देशों के नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यदि यहां से दिया जाता है तो। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप था। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। जैसे पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण था। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव इस्तेमाल किया इस क्षेत्र में देशों को। उसमें ये सारी हम बातें कर चुके हैं। सिएटो आ गया, आपके शेंटो आप लोगों के आ गया जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन था, मैंने संयुक्त शब्द कहा था, 1 मिनट उसमें संशोधन कर देते हैं। संधि संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन इसका पूरा नाम है। संधि संगठन, संधि संगठन, संशोधन करना है थोड़ा सा, ट्रीटी यानी संधि। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सहयोग नहीं, संधि संगठन। ये देख लीजिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन और ये हो गया केंद्रीय संधि संगठन। ये सारी बातें हमारे हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं। जब पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया नाटो और वार्सा पैक्ट के तहत, हमने बात कर दी सिएटो सेंटो की, वो सारी बातें हमने चार्ट में कर चुके। पूरी दुनिया जब 2 गुटों के अंदर विभाजित हो गई, ऐसी स्थिति में 9 स्वतंत्र देशों के सामने एक दिक्कत आई। क्योंकि 9 स्वतंत्र देशों का मानना था कि यदि हम किसी गुट में शामिल हो गए तो अभी अभी तो हम आजाद हुए, कहीं ऐसा नहीं कि वापिस हम गुलाम हो जाए। पंडित नेहरू का तो यहां तक कहना था कि यदि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब हम सच्चे अर्थों में हम आजाद नहीं है। उनका मानना यह था कि स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण यानी हमारे मित्र कौन होंगे और हमारे दुश्मन कौन होंगे ये हम तय करें। क्योंकि नाटो में शामिल होने का मतलब है कि वार्सा पैक्ट के सदस्य आपके दुश्मन है, वार्सा पैक्ट में शामिल होने का मतलब है कि नाटो के सदस्य आपके दुश्मन है। यानी किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब था अमेरिकी गुट में शामिल हो गए, इसका मतलब है कि अमेरिका तय करेगा कि आपके मित्र कौन है और आपके दुश्मन कौन है। रूसी गुट में शामिल हो गए तो सोवियत संघ रूस तय करेगा कि आपके मित्र कौन है और आपके दुश्मन कौन है। ऐसी स्थिति में बहुत से स्वतंत्र देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। यही कारण था कि इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस बात को यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो औपनिवेशिक चुगल से देश मुक्त हुए थे, औपनिवेशिक चुगल से जो देश मुक्त हुए थे, इनकी विशेष रूप से फ्रांस और ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, जो ये आजाद हुए थे, जिसे हम नव स्वतंत्र देश कह सकते हैं, वो इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने किसका सूत्रपात किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, यहां हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक तो बात हो गई ये। दूसरी, सोवियत संघ और चीन। सोवियत संघ और चीन प्रारंभ में मित्र थे, दोनों साम्यवादी देश थे, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। लेकिन 1969 में, वर्ष आप लोगों को याद रखना है, दोनों देशों के बीच एक भू क्षेत्र के विवाद को लेकर दोनों में अनबन हो गई और चीन सोवियत संघ रूस से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
तो कुल मिलाकर साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के अंत में सोवियत संघ से अनबन हुई और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग के आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कुल मिलाकर एक और प्रश्न यहां पर है कि आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों किया, यानी कि छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी थे। यहां एक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर करना चाहता हूं। दो प्रकार के प्रश्न हैं। छोटे देश बड़ी महाशक्तियों में क्यों शामिल हुए, उनका क्या स्वार्थ था। दूसरा इसका उल्टा, बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल क्यों किया। क्या मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर समझा रहा हूं, दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग है। छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल हुए, उनका क्या स्वार्थ था, तो हम इसका उत्तर देख चुके हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए और आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए। अब दूसरा प्रश्न, बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुट में क्यों शामिल किया, या ये छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के लिए किस प्रकार से काम के थे। तो चार तरीके थे, चार कारण थे, जिन चार कारणों से बड़ी महाशक्तियों ने इन छोटे देशों को अपने गुट में शामिल किया। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी महाशक्तियों के पास में परमाणु हथियार थे, इनके पास में आर्थिक ताकत थी, इनके पास में सैन्य ताकत थी। इस ताकत के बूते वो इन छोटे छोटे देशों जैसे कई देशों को पराजित कर सकते थे। तो कहां आवश्यकता हुई कि इन छोटे देशों को इन्होंने अपने गुट में शामिल किया, तो इसके चार कारण थे। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा कि बड़ी महाशक्तियों के लिए छोटे देश कैसे उपयोगी थे। देखो, प्रश्न और अलग तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों किया, या छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के लिए किस प्रकार से लाभदायक थे, कथन की पुष्टि कीजिए। तो चार कारण थे। नंबर एक, सबसे पहला जो इसमें हम लोग कारण की बात कर सकते हैं तो वो है महत्वपूर्ण संसाधन या महत्वपूर्ण संसाधन का मतलब है कि इन छोटे छोटे देशों में तेल और खनिज जो संसाधन थे, उन संसाधनों का ये बड़ी महाशक्तियां इसके बहाने उपयोग कर सकती थी। नंबर टू यहां पर रहेगा भू क्षेत्र। इन छोटे देशों के भू क्षेत्र का ये उपयोग कर सकते थे अपने हथियार तैनात करने के लिए, जैसे आपने देखा क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी, और इन छोटे देशों में ये बड़ी महाशक्तियां अपनी क्या रख सकती थी, सेना रख सकती थी। नंबर तीन हम बात कर सकते हैं सैनिक ठिकाने। तो इन देशों में, इन छोटे देशों में सैनिक ठिकाने स्थापित किए जा सकते थे, ताकि ये बड़ी महाशक्तियां इन सैनिक ठिकानों के माध्यम से अपने विपक्षी या अपने दुश्मन की जासूसी की जा सकती थी। इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जासूसी की जा सकती थी। जैसे क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने पर अमेरिका का आधे से अधिक भाग उसके निशाने पर आ गया था। और चौथा था आर्थिक मदद। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आर्थिक मदद कैसे? तो इन देशों में जो सेना तैनात रहती थी, उस सेना का जो है सैन्य खर्चा जो है इन्हीं देशों को वहन करना पड़ता था। तो बिना किसी खर्चे के एक बहुत बड़ी सेना इनकी तैयार हो चुकी थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए होगा कि बड़ी महाशक्तियों के लिए छोटे देश किस प्रकार से उपयोगी थे, किस प्रकार से मददगार थे। 4 पॉइंट में आपको उत्तर देना है, और मेरी दृष्टि में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग किया जा सकता था। इन छोटी देशों में तेल और खनिज जैसे महत्वपूर्ण संसाधन थे। दूसरा भू क्षेत्र, इनके भू क्षेत्रों का उपयोग वो अपने हथियार और सेना रखने में कर सकते थे। तीसरा सैनिक ठिकाने, यानी कि इन देशों में ये बड़ी महाशक्तियां अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करके अपने दुश्मन देश की जासूसियां कर सकते थे, और आर्थिक मदद इनसे प्राप्त होती थी। जैसे इन देशों में जो सेना तैनात रहती थी, उस सेना का खर्चा इन्हीं को जो है वहन करना होता था। तो निम्न कारणों से, इन कारणों से छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के लिए बड़े उपयोगी थे। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और ठीक से आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी किताब में भी ये चारों पॉइंट दे रखे हैं ABCD के रूप में। इसके अलावा ये जो छोटे देश थे, ये विचारधारा की दृष्टि से भी, किसकी दृष्टि से?
विचारधारा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। विचारधारा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण थे? क्योंकि जितने देश जिस गुट में शामिल होंगे इसका मतलब उस विचारधारा की जीत हो रही है। यानी कि इन गुटों में सम्मिलित देशों की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता था कि पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र बेहतर है या साम्यवादी समाजवादी शासन बेहतर है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, विचारधारा की दृष्टि से भी ये जो है छोटे देश इनके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। क्यों? विचारधारा का भी श्रेष्ठता का ये युद्ध था, शीत युद्ध। और जितने अधिक देशों में पूंजीवादी या साम्यवादी विचारधारा, इसका मतलब है कि वो गुट उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विचारधारा की दृष्टि से भी ये गुट इन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसके आधार पर कहा जा सकता था कि उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी शासन समाजवादी साम्यवाद से कहीं बेहतर है, या साम्यवादी समाजवाद पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उदारवादी लोकतंत्र से बेहतर है। तो बेहतर कौन सा है, यही तो शीत युद्ध के दौरान तय होना था। और इस बात का आकलन करने का एक आधार मिल गया इन देशों को कि जितने अधिक देशों में अधिक से अधिक देशों को अपने गुटों में शामिल क्यों किया जा रहा था, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि सबसे बेहतर और सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा है, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी और समाजवादी शासन व्यवस्था है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके आधार पर यह तय किया जा सकता था कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी की अपेक्षा क्या है, बेहतर है। तो अब तक हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें आप लोगों को नाटो, वार्सा, सिएटो, सेंटो, ये चार बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने आपको बताए। दो प्रश्न और हमने आपको महत्वपूर्ण बताए कि छोटी देश बड़ी महाशक्तियों में क्यों शामिल हुए, उनके क्या हित थे, दो उसका उत्तर था, दो पॉइंट हमने आप लोगों को बताए। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बड़ी महाशक्तियों के लिए छोटे देश किस प्रकार से उपयोगी थे, या बड़ी महाशक्तियों ने इन छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों किया, उसके चार कारणों की भी हम लोगों ने चर्चा की है। आइए अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का यहां पर तात्पर्य है, शीत युद्ध के दायरे का यहां पर तात्पर्य है कि शीत युद्ध के दौरान जो संकट आए उन संकटों की हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। जैसा कि इस किताब की शुरुआत ही हमने क्यूबा मिसाइल संकट से की। भले ही शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, भले ही विश्व तृतीय विश्व युद्ध से बचा रहा, लेकिन छिटपिट घटनाएं हर जगह पर हुई थी। शीत युद्ध के दौरान ऐसे कई अवसर आए जब लगा कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील होकर रहेगा। यह अलग बात है कि उन बड़ी महाशक्तियों ने संयम से बर्ताव किया, तर्क और जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। परमाणु हथियार होने के कारण शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से बात की है। लेकिन वो संकट कौन कौन से थे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां से मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक लिख देते हैं। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, और बहुत डिटेल में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न भी आप लोगों के लिए बनेगा। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब की घटना है? 1962। नंबर 2, कोरिया संकट, कोरिया संकट। कोरिया संकट की यदि आप लोगों से बात पूछी जाए तो कोरिया संकट का वर्ष आप लोगों से पूछा जा सकता है 1950 और 1953। एक और बात आप लोगों को यहां ध्यान रखनी है कि इस कोरिया संकट के समाधान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी यदि आप लोगों से पूछा जाए तो भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और भारत में भी यदि आप लोगों से पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कोरिया संकट को समाप्त करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोरिया संकट के समाधान में या कोरिया संकट को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? आपका उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, कांगो संकट। यह संकट सब आप लोगों को याद रखने। कांगो संकट, कांगो संकट 1958 से 1962, और इसमें यूएनओ के महासचिव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस संकट को समाप्त करने में। आपसे पूछा जा सकता कौन यूएनओ के महासचिव? आपका उत्तर होगा डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के महासचिव थे, इस संकट को समाप्त करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा बर्लिन संकट, बर्लिन संकट। आप जानते हैं कि 1961 में
बर्लिन संकट, ये जो कांगो संकट था 1960 के दशक में था। कांगो संकट, एक सेकेंड, कांगो संकट 1960 का दशक, संशोधन करना थोड़ा। और जो ये बर्लिन का संकट था वो था 1958 से 1962। आप जानते हैं कि 1961 में जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन की दीवार निकाल दी गई 1961 में, लेकिन 9 नवंबर 1989 को 1989 को बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने गिरा दिया और वहीं से शीत युद्ध की समाप्ति का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान रखना, बर्लिन संकट 1958 से 1962, कांगो संकट 1960 का दशक। ध्यान रखना, मैंने पहले वर्ष कल लिख दिया था। नंबर 5, वियतनाम संकट। वियतनाम संकट, जब वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था 1954 से 1975 तक का ये जो संकट था, इसको वियतनाम संकट के नाम से हम लोग जानते हैं। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, ध्यान रखना यहां पर अमेरिका ने। और इसके प्रत्युत्तर के रूप में अफगानिस्तान संकट, अफगानिस्तान संकट, अफगानिस्तान संकट। और ये जो अफगानिस्तान संकट था, अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस ने हस्तक्षेप किया था 1979 से 1989 के बीच में। यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत संघ रूस ने यहां पर हस्तक्षेप किया था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि शीत युद्ध के दौरान, देखिए, मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां आपको इन संकट, इनके वर्ष को याद रखना है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962, कोरिया संकट 1950 से 1953, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? नेहरू की। कांगो संकट 1960 का दशक, डैग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको समाप्त करने में। बर्लिन संकट 1958 से 1962 तक आपको जानकारी है। 1960 में बर्लिन की दीवार गिराई गई और 1961 में बर्लिन में दीवार निकाली गई, जर्मनी को दो भागों में बांटा गया और 1989 में इसको गिरा दिया गया। वियतनाम संकट, या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, 1954 से 1975 तक ये संकट रहा था। अफगानिस्तान संकट 1979 से 1989 के बीच में, यहां सोवियत संघ रूस ने जो है हस्तक्षेप किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को हमने बताई। लेकिन ये सारे संकट के दौरान इन बड़ी महाशक्तियों ने बड़े संयम से काम लिया, तर्क और जिम्मेदारी की भूमिका को निभाते हुए परमाणु युद्ध नहीं होने दिया। तृतीय विश्व युद्ध से विश्व क्या रहा? बचा रहा। हालांकि संकट का यहां पर तात्पर्य है कि ऐसी कई परिस्थितियां आई शीत युद्ध के दौरान उनके सहयोगी देशों में कि युद्ध की स्थिति बनी, छुटपुट लड़ाइयां भी हुई, छुटपुट खूनी संघर्ष भी हुए, लेकिन विश्व तृतीय विश्व युद्ध से बचा रहा। शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में कभी भी तब्दील नहीं हुआ। लेकिन कारण क्या थे? कारण क्या थे? उस कारण की यदि हम लोग बात करें तो उसका मुख्य जो कारण था, सबसे बड़ा जो कारण की यदि हम बात कर सकते हैं, तो शीत युद्ध के दौरान बड़ा युद्ध नहीं हुआ। उसका पहला कारण तो रहेगा आपके गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका, गुट निरपेक्ष के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। पहला कारण था आप लोगों के गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। दूसरा, इन बड़ी महाशक्तियों ने संयम यानी तर्क और जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया, किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहते थे। तीसरा था हथियारों की होड़। हथियारों की होड़, शीत युद्ध के दौरान बड़ा युद्ध नहीं हुआ, हथियारों की होड़। हालांकि ये प्रश्न वो और ये सेम ही है। हथियारों की होड़ का मतलब है कि दोनों ही बड़ी महाशक्तियों ने अधिक से अधिक हथियार एकत्रित कर लिए, और दोनों बड़ी महाशक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक हथियार एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जितने अधिक हथियार होंगे उतने अधिक वो सुरक्षित होंगे। तो हथियारों की होड़ के कारण भी अधिक से अधिक हथियारों को एकत्रित कर दिया था बड़ी महाशक्तियों ने। इसके कारण भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि शक्तियों का क्या बना रहा? संतुलन बना रहा। तो हथियारों की होड़ की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हथियारों की होड़ की भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर थी। आगे देखिए, यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं हथियारों की होड़। संयम भरा
बात हो चुकी थी, लेकिन यहां एक दिक्कत और भी थी कि हथियारों की इतनी अधिक होड़ होने के कारण और परमाणु हथियार होने के कारण, कौन से हथियार? परमाणु हथियार होने के कारण इन सभी बड़ी महाशक्तियों को यह चिंता सता रही थी कि यदि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई, यदि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो ऐसी स्थिति में तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है, दोनों बड़ी महाशक्तियों के बीच में बड़ा युद्ध प्रारंभ हो सकता है, या किसी सैनिक ने कोई शरारत ही कर दी है, किसी भी सैनिक ने कोई शरारत कर दी है, शरारतवश यदि कोई हथियार दाग दिया है, जैसे कि इस गुट ने, यह दूसरा गुट, यहां से किसी सैनिक ने शरारत से कोई हथियार चला दिया है इस गुट पर, तो सामने वाले गुट को कैसे बताएंगे कि यह केवल एक शरारत की गई है और हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि यहां एक हथियार गया तो यहां से वापस कितने आएंगे? 2 हथियार आएंगे, ऐसी स्थिति में युद्ध हो सकता है। दूसरी बात, यहां कोई परमाणु दुर्घटना हो गई, उसके माध्यम से भी कोई हथियार या कोई परमाणु हथियार इस गुट के ऊपर दाग दिया गया, तो कैसे उनको समझाएंगे कि वास्तव में यह केवल एक दुर्घटना थी या किसी सैन्य शरारत थी या कोई गलतफहमी में यह हथियार चलाया गया? उनको बड़ा डर था, हथियारों का जखीरा एकत्रित होने पर उनको बहुत बड़ी चिंता सता रही थी। यही कारण था कि देखिए, हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक एक बातें लिखी हुई है कि परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू कर दे, तो कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है? तो इस कारण से ये बड़ी महाशक्तियां बहुत अधिक डर गई थी। यही कारण था कि इन बड़ी महाशक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित करने के लिए 1960 के दशक में कुछ अस्त्र नियंत्रण समझौते किए। अस्त्र नियंत्रण, अंतिम वीडियो में बहुत डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन कौन से समझौते हुए। यहां जो 2-3 बातें दे रखी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अत्यधिक हथियार एकत्रित होने के कारण, शस्त्रीकरण की होड़ के कारण, हथियारों की होड़ के कारण दोनों महाशक्तियों ने बहुत अधिक हथियारों को जमा कर दिया। अब उनको भय सता रहा था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई या किसी ने शरारत से कोई मिसाइल दाग दी तो सामने वाले को कैसे समझाएंगे उस गुट को कि यह केवल शरारत थी, यह केवल एक दुर्घटना थी या गलतफहमी में हथियार दागा गया। उनको भय था कि कहीं युद्ध प्रारंभ हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा। और आप जानते हैं कि दोनों बड़ी महाशक्तियां युद्ध नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि 1960 के दशक में इन दोनों बड़ी महाशक्तियों ने कुछ संधियां की, जिसको हम अस्त्र नियंत्रण या शस्त्र नियंत्रण की संधियों के नाम से जान सकते हैं। अस्त्र नियंत्रण की संधियों के तहत हथियारों की होड़ पर लगाम कसना चाहते थे और उसमें स्थायी संतुलन लाने की इनके द्वारा कोशिश किया गया कि हथियारों को सीमित किया जाए या समाप्त किया जाए। कुछ हथियारों को सीमित किया गया और कुछ हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। लास्ट में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहां पर 3 संधियां आप लोगों की दे रखी है, उन तीनों संधियों की हम यहां पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसको हम एलटीबीटी भी कहते हैं, एलटीबीटी। नंबर टू परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। और नंबर 3 परमाणु प्रेक्षा पात्र, परमाणु प्रेक्षापात्र, परमाणु प्रेक्षापात्र, परिसीमन संधि, परिसीमन संधि, इसको हम एंटी बैलिस्टिक जो है मिसाइल
ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। तो इन 3 संधियों का विशेष रूप से आप लोगों को नाम याद रखना है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परीक्षापास्त्र परिसीमन संधि। हालांकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा की है। कल अंतिम अगला जो वीडियो अगले दिन जब भी आएगा आप लोगों के ये अध्याय आप लोगों की पूरा हो जाएगा। तो दूसरा वीडियो में हम लोगों ने आज हमने चर्चा की कि 2 ध्रुवीयता का आरंभ कैसे हुआ, नाटो, वार्सा, सिएटो और सेंटो की संधियां क्या थी और शीत युद्ध के दायरे में कौन कौन से संकट आए थे, उन संकटों की हमने चर्चा की। 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए कि बड़ी महाशक्तियां छोटे छोटे देश बड़ी महाशक्तियों में क्यों शामिल हुए, उनके क्या हित थे और छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी थे, या बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुट में क्यों शामिल किया, उसके 4 कारणों की भी हम लोगों ने चर्चा की। तो कैसा लगा आज का हमारा सत्र, हमें कमेंट्स करके आप लोग अवश्य अवश्य बताएं। अधिकतम विद्यार्थियों तक इसे शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार का आप लोगों का स्नेह बना रहे, हम बहुत जल्दी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चिंता नहीं करें, फरवरी में आप लोगों की इस किताब को भी पूरा कर देंगे और अंत में हम आपके रिवीजन के लिए लेकर आएंगे मॉडल पेपर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहां पर हम टेस्ट लेते हैं, प्रतिदिन हम लोग वहां पेपर डालते हैं, आंसर शीट भी डालते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।